तो हाथरस में पीड़िता की मौत को आज पूरा 1 महीना हो चुका है, लेकिन सच अभी भी सामने नहीं आया है। सीबीआई जांच में जुटी है। वहीं हाथरस मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय मथुरा जेल में बंद 4 पीएफआई कार्यकर्ताओं से पूछताछ करेगा। तो क्या आज हाथरस की दंगा कंपनी मथुरा में बेनकाब होगी? हाथरस केस में आपको बता दें, पीएफआई के 4 सदस्यों से ईडी की पूछताछ होने वाली है। मथुरा जेल में बंद 4 पीएफआई आरोपियों से पूछताछ करेगी ईडी की टीम। सुबह 10 बजे मथुरा जेल पहुंच सकते हैं ईडी के अधिकारी। पीएफआई सदस्यों पर जातीय हिंसा भड़काने की साजिश का आरोप है। दंगे की साजिश की फंडिंग पर ईडी करेगी पूछताछ। हाथरस पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए सीबीआई ने अपनी जांच शुरू कर दी है। अनसुलझे सवालों के जवाब तलाश करने के लिए सीबीआई के स्पेशल 15 पीड़ित लड़की के गांव तक पहुंचे और रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश की। पहले दिन पीड़ित लड़की के परिवार से पूछताछ करने वाली सीबीआई आज अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। इस बीच हाथरस गैंगरेप मामले की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आधी रात बिना परिवार वालों की इजाजत के पीड़ित लड़की के अंतिम संस्कार पर नाराजगी जाहिर की। वहीं प्रवर्तन निदेशालय हाथरस मामले में गिरफ्तार पीएफआई के 4 सदस्यों से आज पूछताछ करेगा। ईडी को पीएफआई सदस्यों से पूछताछ करने की इजाजत मिल गई है। ईडी ने मथुरा कोर्ट से पूछताछ के लिए इजाजत मांगी थी। पीएफआई के सदस्यों पर हाथरस केस में जातीय दंगा भड़काने के लिए फंडिंग का आरोप है। इन 4 आरोपियों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब ये पीड़ित लड़की के परिवार से मिलने के लिए हाथरस जा रहे थे। इधर हाथरस मामले की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आधी रात बिना परिवार वालों की इजाजत के पीड़ित का अंतिम संस्कार किए जाने को मृतक पीड़ित और उसके परिवार के आधारभूत मानवाधिकारों का उल्लंघन माना है। कोर्ट ने राज्य सरकार को पीड़ित लड़की के परिवार को पूरी सुरक्षा देने का निर्देश भी दिया है। 11 पेज का आदेश जारी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा, क्या आधे घंटे के लिए भी परिवार को शव नहीं दिया जा सकता था? डीएम हाथरस, एडीजी और एलओ से हाईकोर्ट बेहद नाराज है। हाईकोर्ट रेप नहीं होने वाले बयान को लेकर भी नाराज दिखाई दिया। इसके अलावा 2 नवंबर को निलंबित एसपी विक्रांत पीर की पेशी के आदेश दिए गए हैं। कोर्ट ने मीडिया और राजनीतिक दलों से भी अनावश्यक बयानबाजी से बचने के लिए कहा है। वहीं इस मामले में सीबीआई जांच की जानकारी मीडिया से शेयर नहीं करेगी। इस पूरे मामले में अभी भी ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां ऐसे तमाम सवालों का जवाब तलाश कर रही हैं। जांच के बाद सच्चाई सामने भी आ जाएगी, लेकिन जिस तरह पीड़ित लड़की का शव जलाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है, मामले से जुड़े कई अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हाथरस केस को हथियार बनाकर किस तरह उत्तर प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही थी? क्या उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने के लिए विदेशों से फंडिंग की गई थी? हाथरस के पीएफआई फंडिंग केस में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की लखनऊ यूनिट मथुरा जेल में बंद पीएफआई के सदस्यों से पूछताछ करके इन तमाम राजों से पर्दा उठाने की कोशिश करेगी। की दंगा फंडिंग का खुलासा होगा। जातीय साजिश के लिए पैसे कैसे जुटाए गए, इससे उठेगा पर्दा। कौन था हाथरस हंगामे का मास्टरमाइंड, अब ये होगा सामने। हाथरस के पीएफआई फंडिंग केस में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की लखनऊ यूनिट मथुरा जेल में बंद पीएफआई के सदस्यों से पूछताछ करेगी। यानी ये पता लगाया जाएगा कि हाथरस केस के जरिए कैसे दंगों की साजिश के लिए फंडिंग की गई थी। ईडी को शक है कि हाथरस में दलित लड़की की हत्या के बहाने यूपी में जातीय हिंसा भड़काने की साजिश रची गई थी। ईडी की टीम मथुरा पहुंच चुकी है। ईडी जेल में बंद पीएफआई मेंबर से हाथरस केस में दंगों की साजिश के लिए हुई फंडिंग के बारे में पूछताछ करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि हाथरस केस की आड़ में पीएफआई और अन्य संगठन यूपी में जातीय हिंसा फैलाकर दंगे कराने की साजिश कर रहे हैं।
जिसके बाद यूपी पुलिस ने पीएफआई के 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया था। आपने इन चेहरों को देखा होगा जिन्होंने सीएए के खिलाफ आंदोलन के नाम पर हिंसा करने का प्रयास किया था, जिन्होंने कोरोना कालखंड के दौरान तबलीगी जमात के लोगों को प्रश्रय देकर के कोरोना फैलाने की कुत्सित चेष्टा की थी, जिन्होंने प्रदेश के अंदर विभिन्न स्तर पर अराजकता पैदा करने का प्रयास किया था। और आपने देखा होगा सरकार ने न केवल उनको बेनकाब किया बल्कि ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटने का कार्य भी किया। क्योंकि साजिश ऐसी ही दिखाई दे रही है कि हाथरस के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश को जलाने की साजिश थी। बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर दंगा भड़काने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। इसका सच अब सामने आने जा रहा है। साजिश में एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम सामने आने के बाद द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का कनेक्शन सामने आया था। यूपी पुलिस ने मथुरा से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इन सभी के संबंध पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी सीएफआई से बताया जा रहा है। पहला आरोपी अतीकुर रहमान मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। दूसरा सिद्दीकी, ये केरल के मल्लापुरम का निवासी है। तीसरा आरोपी मसूद अहमद बहराइच और चौथा आरोपी आलम रामपुर का निवासी है। इनके पास से हाथरस में दंगा फैलाने के लिए बनाई गई वेबसाइट जस्टिस फॉर हाथरस से जुड़े होने के भी सुराग मिले थे। चारों के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल और भड़काऊ साहित्य भी बरामद किए गए थे। जिसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा। इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। अब आपको बताते हैं कि कैसे पीएफआई ने हाथरस केस की आड़ में दंगा प्लान किया था। साजिश के आरोप में गिरफ्तार पीएफआई के सदस्य अतीकुर रहमान को लेकर कई अहम जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई एजेंट अतीकुर रहमान पत्रकार बनकर हाथरस कांड पर दंगों की साजिश रच रहा था। अतीकुर रहमान ने ही दंगों के लिए फंड इकट्ठा करने की जिम्मेदारी संभाली थी। यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला अतीकुर रहमान कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया नाम की संस्था का कोषाध्यक्ष भी है। अतीकुर रहमान का शाहीन बाग कनेक्शन भी सामने आया। अतीकुर रहमान करीब 4 दिनों तक शाहीन बाग में भी रहा था। सवाल यह है कि पीएफआई के इस दंगा प्लान की साजिश के पीछे और कौन से चेहरे थे जिनका सामने आना भी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मथुरा टू हाथरस, क्या ये दंगे की सबसे बड़ी साजिश थी? हाथरस में दंगे की साजिश, ये साजिश रचने वाले कौन लोग थे? शक के दायरे में पीएफआई है। पीएफआई के 4 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई और आज ईडी उनसे पूछताछ करने वाली है। मथुरा जेल में बंद हैं पीएफआई के ये 4 सदस्य और इनसे पूछताछ करने के लिए आज ईडी की टीम मथुरा पहुंचकर इनसे राज उगलवाने की कोशिश करेगी। तो पीएफआई के जो 4 सदस्य हैं जो मथुरा की जेल में बंद हैं, जिनसे पूछताछ होने वाली है, इनकी डिटेल्स आपको बता दें। पहला बड़ा नाम है अतीकुर रहमान, निवासी रतनपुरी, मुजफ्फरनगर। सिद्दीकी, ये दूसरा आरोपी है, निवासी मल्लपुरम, केरल का रहने वाला। और तीसरा मसूद अहमद, निवासी जरवल, बहराइच। और चौथा आरोपी है आलम, निवासी घेर फतेह खान, रामपुर से। और अब हाथरस से हमारे सहयोगी सुमित और डिटेल्स लेकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, अब जो ईडी की टीम है वो पूछताछ करने वाली है पीएफआई के 4 सदस्यों से, इसको लेकर क्या अपडेट है? ईडी की टीम कब पहुंच रही है और ये क्या क्या जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि कहा जा रहा है जो फंडिंग है वो बाहर के देशों से भी आई, ये फंडिंग किसके खातों में गई, इस रकम का इस्तेमाल कहां कहां किया गया, ये सारी जानकारी है जिनके जरिए सच तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी।
जी बिल्कुल मीमांसा, अगर बात की जाए फंडिंग की तो खुफिया एजेंसी ने पहले ही ये अलर्ट कर दिया था कि जो इस पूरे जो हाथरस कांड में जो पीएफआई की जो फंडिंग है वो हुई थी और 100 करोड़ की फंडिंग हुई थी, जिसमें से 50 करोड़ मॉरिशस से मंगाए गए थे। और ऐसे में अब ईडी इस पूरे मामले में जो है जांच में जुट गई है और मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जो जाँच है वो अब इस मामले में ईडी करेगी। तो ईडी आज मथुरा पहुँचेगी, जहाँ पूछताछ जो है इस पूरे केस में होगी। जो 4 आरोपी हैं उनसे ईडी इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ करेगी। तो निश्चित तौर पर अब ये पूरा मामला जो है कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि इस मामले में अब ईडी जांच करेगी और दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। क्योंकि जो आरोप लग रहे थे वो भीम आर्मी पे भी लग रहे थे कि इस पूरे केस में जो फंडिंग की गई थी पीएफआई की ओर से वो भीम आर्मी को की गई थी और एक दंगा भड़काने की जो साजिश है वो एक तरह से पूरे यूपी में रची जा रही थी हाथरस कांड के बहाने। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले में ईडी जो है वो जांच में जुट गई है और किसी भी वक्त आज ईडी मथुरा पहुंचेगी, जहां जांच इस पूरे मामले में करेगी और आगे पूछताछ भी चारों आरोपियों से कर सकती है। वही अगर हाथरस कांड की बात की जाए तो सीबीआई जांच का आज दूसरा दिन है मीमांसा, जिसमें पहले दिन में सीबीआई ने 4 घंटे से भी अधिक तफ्तीश की थी, जिसमें 2.5 घंटे जो है क्राइम सीन पर सीबीआई की जो टीम है उसका मुआयना किया था। कई फॉरेंसिक एविडेंस सीबीआई की जो फॉरेंसिक टीम है उसने जुटाए थे। इसके अलावा शमशान घाट पे भी सीबीआई की टीम गई थी, वहां से भी कई फॉरेंसिक एविडेंस जो हैं वो जुटाए हैं सीबीआई की फॉरेंसिक टीम ने। और जो पीड़िता का जो बड़ा भाई है उससे भी 4 घंटे कल पूछताछ की गई थी। सीबीआई की टीम बड़े भाई को अपने साथ ले गई थी और 4 घंटे की पूछताछ के बाद वापस उसे घर छोड़ दिया। तो आज दूसरा दिन है सीबीआई जांच का। बताया जा रहा है कि जो विक्टिम परिवार हैं उनके बाकी सदस्यों से भी सीबीआई आज पूछताछ करेगी, क्योंकि बड़े भाई जो हैं पीड़िता के उनसे पूछताछ हो गई है। तो बताया ये जा रहा है कि आज पीड़िता की माँ, पिता और छोटे भाई से पूछताछ आज हो सकती है। तो इंतजार करना होगा। दो एजेंसियां जो हैं इस पूरे मामले में अब जांच कर रही हैं, जहां ईडी अब कुछ ही देर में मथुरा पहुंचेगी, वहीं सीबीआई जो है इस पूरे केस में पूछताछ का जो दौर है सीबीआई का वो अब आगे बढ़ेगा। ठीक है सुमित, आप हमारे साथ रहिए। तो ये आज का दिन भी बहुत अहम है क्योंकि कल सीबीआई ने जांच की शुरुआत की थी और आज हाथरस केस में सीबीआई जांच का दूसरा दिन है। कल सीबीआई ने हाथरस में पीड़ित लड़की के गांव में जाकर अपनी जांच शुरू की। सीबीआई ने अपराध वाली जगह का मुआयना किया। सीबीआई ने पीड़ित लड़की के भाई और मां को भी क्राइम सीन पर बुलाकर पूछताछ की और आज भी सीबीआई ने वारदात वाली जगह जाने का प्लान बनाया है और कई लोगों से वो और पूछताछ कर सकती है। हाथरस उत्तर प्रदेश का एक जिला जिसकी पहचान शायद पहले कभी इस तरह नहीं हुई। हाथरस जिसका नाम पूरे देश में गूंज रहा है, जिसका सच अभी सामने आना बाकी है। इस मामले में अब तक क्या क्या नहीं हुआ। रेप की अफवाह फैलाई गई, जीभ काट लेने की झूठी खबरें फैलाई गई, मामले पर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की गई। लेकिन हाथरस का सच अब तक अधूरा है। मामले की जांच में धीरे धीरे साजिश की कई परतें खुल रही हैं। हाथरस मामले में सीबीआई की टीम जांच के लिए पहुंची। 15 सदस्यीय सीबीआई की टीम ने अपराध की जगह पर पीड़िता के भाई को बुलाया। सूत्रों के मुताबिक पीड़िता का भाई उस दिन वहां मौजूद था। इस बीच पीड़िता के माता पिता की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद पिता को अस्पताल ले जाया गया, जबकि मां को एम्बुलेंस से वारदात वाली जगह पर पहुंचाया गया। सीबीआई की टीम धरना स्थल पर करीब 2.5 घंटे तक रुकी। इस जांच में सीबीआई की टीम के साथ साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी मौजूद थे। जिस जगह यह अपराध हुआ उसका मुआयना किया गया। इसके बाद सीबीआई की स्पेशल 15 वापस पीड़िता के गांव पहुंचे। यहां पर टीम उस जगह पहुंची जहां पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया था। इस दौरान भी सीबीआई के साथ पीड़िता का भाई मौजूद था। सुबह करीब 11:30 पर सीबीआई की टीम मौके वारदात पर पहुंची। उसके बाद 11:55 पर पीड़िता के बड़े भाई को क्राइम सीन पे बुलाया गया। करीब 2.5 घंटे तक
भाई और मां से क्राइम सीन पर पूछताछ करने के बाद, पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के बाद, अब सीबीआई की टीम सीएफएसएल के एक्सपर्ट के साथ ठीक उसी जगह पहुंची है जहां पर आधी रात को पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। फिर सीबीआई की टीम जांच के लिए पहुंची पीड़िता के घर। करीब आधे घंटे तक परिवार के लोगों से पूछताछ की गई, जिसके बाद पीड़िता के भाई को साथ लेकर सीबीआई की टीम वापस गई। सीबीआई की गाड़ियों का काफिला है जो अब वापस जा रहा है और यहाँ पर जो चिता स्थल था वहाँ पर काफ़ी देर रुकने के बाद जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे उन्होंने कई पॉलीथीन में काफ़ी सारी राख जो है उसको भरी है और उसको अपनी गाड़ी में अपने साथ लेके गए हैं। और जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है अब वो ये जानने की कोशिश करेंगे इस राख के ज़रिए कि जब चिता जलाई गई थी तो उसमें किसी तरीके का कोई पेट्रोल या केमिकल का इस्तेमाल तो नहीं किया गया था कि जल्दबाजी में चिता को जो है जला दिया गया था। तो उसकी जाँच भी अब सीबीआई कर रही है। सुमित कुमार हमारे साथ हैं हाथरस से। सुमित कुमार, उस जगह पर पहुंची सीबीआई की टीम जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां पर अंतिम संस्कार किया गया आधी रात को, वहां भी सीबीआई की टीम पहुंची। अब सीबीआई की जो जांच चल रही है उसका दायरा क्या है? देखिए मीमांसा, जो क्राइम सीन पर पहुंची थी कल सीबीआई, 2.5 घंटे की जो तफ्तीश है वो क्राइम सीन पर ही, उसके बाद जहां अंतिम संस्कार किया गया था पीड़िता का वहां भी सीबीआई गई। अब दोनों कड़ियों को जोड़ने की सीबीआई कोशिश करेगी अब पूछताछ के जरिए, क्योंकि जो दो एक तरह से क्राइम स्पॉट हैं उसका मुआयना बाकायदा सीबीआई की ओर से कर ली गई है। और जब अगला दायरा है वो अब बाकी जो गाँव वाले हैं, पीड़िता के जो परिजन हैं, उनसे भी अब पूछताछ जो है सीबीआई इस पूरे केस में करेगी। और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में जो 4 आरोपी जेल में बंद हैं उनका भी कस्टडी सीबीआई की ओर से जो है वो लिया जाएगा कोर्ट के जरिए। और चारों जो आरोपी हैं उनको भी क्राइम स्पॉट पर ले जाकर एक बार फिर से सीबीआई क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है और ये जानने की कोशिश कर सकती है कि 14 सितंबर को वारदात को आरोपियों ने किस तरह से अंजाम दिया। तो ये आने वाले दिनों में जो तमाम कड़ियां हैं वो सीबीआई जोड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन आज ये बताया जा रहा है कि सीबीआई जो बाकी पीड़िता के जो परिजन है उससे पूछताछ करेगी, वो चाहे मां हैं, पिता हैं और छोटे जो भाई है उससे आज पूछताछ सीबीआई कर सकती है। उसके बाद गांव वाले से पूछताछ करेगी और जो अंतिम संस्कार वाले समय पर जो गांव के जो लोग इकट्ठा थे उनसे भी सीबीआई आने वाले दिनों में पूछताछ करेगी। और सबसे अहम यही है कि 4 आरोपी हैं उनको जब कस्टडी लेंगी तो एक बार फिर से क्राइम सीन को रिक्रिएट मीमांसा किया जाएगा इस पूरे केस में। और ऐसे में आज इस पूरे मामले में पीड़िता के जो परिजन हैं उससे पूछताछ जो है वो संभव है। तो सीबीआई जांच का दूसरा दिन और पहले दिन जो घटनास्थल है वहां पर जाकर मुआयना किया गया। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स सीबीआई टीम में मौजूद हैं और आज जो पीड़ित के परिवार वाले हैं, चाहे वो मां हैं, भाई, हालांकि कल भी उन्हें बुलाया गया था घटनास्थल पर, लेकिन एक बार फिर से उनसे पूछताछ होगी और गांव वालों से भी पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.